नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो को अपना विदेश मंत्री निर्वाचित किया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो आप्रवासन और विदेश नीति को लेकर खासा जोर देंगे, खासा ध्यान देंगे। इसलिए मार्को रूबियो की अपॉइंटमेंट को लेकर दुनिया भर में बातें हो रही हैं। राजस्थान में कल हुए बाई इलेक्शंस के दौरान उनियारा देवली सीट पर हिंसा भड़क उठी है। वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने मौके पर तैनात एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहां पर मामला भड़क गया और लगातार वहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं। दिल्ली में AQI 400 पार हो गया, जिसके कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी मार्लिना ने कहा है कि अब प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों की क्लासें ऑनलाइन चलेंगी और यह आदेश जब तक प्रभावी रहेगा तब तक अगली घोषणा नहीं की जाती। चंडीगढ़ जैसे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 450 पार हो गया है। इसको लेकर वहां से सांसद मनीष तिवारी ने गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि स्कूलों की छुट्टी की जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि आप लोगों ने पराली जलाने वाले मुद्दे पर अफसरों के ऊपर सही से कार्रवाई नहीं की। पंजाब के बाई इलेक्शंस में गिद्दड़बाहा हॉट सीट बनी हुई है और वहां पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिम्पी ढिल्लों को नोटिस भेजा है। इसके अलावा मनप्रीत बादल और राजा वड़िंग ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। जगरांव में किसानों ने एडीसी के दफ्तर का घेराव किया। पंजाब में लगातार धान की उठान और डीएपी की कमी का मुद्दा चल रहा है और प्रदेश भर में तकरीबन 20 जगहों के ऊपर किसान आंदोलनरत हैं। लुधियाना में हेट स्पीच के मामले को लेकर 4 अलग अलग हिंदू संगठनों के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। अब पंजाब पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। बता दें कि इन चारों नेताओं ने दूसरे धर्मों के खिलाफ गलत टिप्पणियां लिखी थी। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर इंटरनेशनल न्यूज़। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री के रूप में मार्को रूबियो को नामित किया है और इसको लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कहते रहे हैं कि वो आप्रवासन और विदेश नीति को प्रमुखता से देखेंगे, यानी कि वो विदेश नीति में भी अपना कमाल दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ में जो माइग्रेशन एक बड़ा इशू है उसको लेकर भी वो अपनी चीज़ों को रखेंगे। और जो मार्को रूबियो को बनाया गया है उसके बाद सभी लोग उनके चेक करने लगे कि उनके अलग अलग इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिकल पोजीशंस क्या हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया। मैं भी आपको बता देता हूँ कि मार्को रूबियो की अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिकल पोजीशंस क्या हैं। यूक्रेन की बात करें, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रूस और यूक्रेन को लेकर मार्को रूबियो का सोचना है कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए। इसके अलावा वो $6 अरब की सहायता जो पैकेज दिया गया था यूक्रेन को, उसके वो खिलाफ थे। तो $6 अरब जो अमेरिका की तरफ से दिया गया था उसके वो खिलाफ उन्होंने मतदान किया था। तो मार्को रूबियो चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो ख़त्म हो और उसमें वो जो यूक्रेन को सैन्य सहायता दी गई थी उसके वो खिलाफ थे। दूसरी बात चीन की, तो चीन को मार्को रूबियो कहीं ना कहीं अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं। कई जगह पे वो बोल भी चुके हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन कह लीजिए या विरोधी कह लीजिए, वो चीन को अमेरिका का मानते हैं। तीसरी बात ताइवान के ऊपर मार्को रूबियो सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि ताइवान की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए वो लगातार वकालत करते हैं और वो कई बयान भी दे चुके हैं। तो चीन और ताइवान के जो मामले पे वो ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर वो देखना चाहते हैं, उसकी वो वकालत करते हैं। इजराइल गजा के ऊपर वो जंग रोकने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि इजराइल को तब तक जंग जारी रखनी चाहिए जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता। इट मीन्स वो जो इजराइल जो कुछ भी कर रहा है इस समय लेबनान में, फ़लस्तीन में, गजा में, वो उसके हिमायती हैं और उसके 100% उसके सपोर्ट में खड़े दिखते हैं। अगली कंट्री ईरान के बारे में कहीं ना कहीं मार्को रूबियो आतंकवादी शासन जैसी संज्ञाएं देते हैं और कहते हैं कि जो ईरान है वो तो आतंकवादी शासन वहाँ पर शासन चल रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इजराइल प्रशासन के साथ जो उनका टसल चल रहा है उसमें वो इजराइल के साथ है, ईरान के साथ नहीं है।
तो आपको एक मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि जो अमेरिका के नए विदेश मंत्री होंगे उनकी जियोपॉलिटिक्स को लेकर या इंटरनेशनल मुद्दे हैं उनको लेकर पॉलिटिकल पोजीशंस क्या हैं। चीन को सबसे बड़ा दुश्मन मानना, रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ होना, इजराइल जो फ़लस्तीन, लेबनान, गजा और ईरान में जो कर रहा है उसके हक में खड़ा होना, और ताइवान को इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर देखना, और ईरान को आतंकवादी शासन बताना, तो ये सब उनकी पॉलिटिकल पोजीशंस हैं। मुझे लगता है कि विदेश नीति महत्वपूर्ण रहने वाली है अमेरिका की, इसलिए आपको मार्को रूबियो की पॉलिटिकल पोजीशंस तो कम से कम पहले ही पता होनी चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से आई। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने के प्रवक्ता ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि शेख हसीना पिछले लंबे समय से भारत में हैं और वो भारत में रहकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी दे रही हैं, इसको भारत रोके। तो एक हिसाब से जो बांग्लादेश की नई सरकार बनी उसका जो विदेश मंत्रालय है वो कह रहा है कि इस पिछले 100 दिनों से अधिक से क्योंकि 5 अगस्त को बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद शेख हसीना भारत आ गई थी, तो 100 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं। 100 दिनों से ज़्यादा से शेख हसीना भारत में रह रही हैं, और यहाँ पर वो जो राजनीतिक इंटरव्यू दे रही हैं, राजनीतिक बयानबाजी दे रही हैं, उसके ऊपर वो चाहते हैं कि भारत रोक लगाए। तो ये बांग्लादेश की ख्वाहिश है। अब इसको भारत कैसे रिस्पॉन्ड करता है, अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो कल मैं ज़रूर अपने बुलेटिन में बताऊंगा। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और उसमें शेख हसीना भागकर भारत में शरण लिए हुए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर इलेक्टोरल इलेक्शंस के बारे में है। आम आदमी पार्टी ने मेयर जिता लिया है दिल्ली में। दिल्ली का जो मेयर का चुनाव होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो एक हिसाब से विधानसभा चुनाव जैसा ही होता है। उसमें 133 वोटों से आम आदमी पार्टी के महेश खिच्ची ने चुनाव जीता है, और उनके जो सामने जो बीजेपी के कृष्ण लाल थे उनको 130 वोट मिले हैं, यानी कि सिर्फ 3 वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी का मेयर जीता है, मेयर बना है। अब महेश खिच्ची आम आदमी पार्टी के दिल्ली मेयर होंगे। तो अब बाकी जो डिप्टी मेयर्स हैं उनके काउंटिंग अभी जारी है, और जो कांग्रेस के 8 पार्षद बने हैं उन्होंने इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था, यानी कि जो इंडिया अलायंस है दिल्ली में भी वो टूटता नज़र आ रहा है। अगर वो हिस्सा लेते तो कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा वोटों से जो आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार थे महेश खिच्ची वो जीत सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में उनका साथ नहीं दिया। तो अब इसका एक हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस नहीं होने जा रहा है, ये साफ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में दोनों ने दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर अलायंस करके चुनाव लड़ा था। 4 सीटें हम सबको पता है कि आम आदमी पार्टी को दी गई थी, 3 सीटें कांग्रेस को दी गई थी। इसके बदले में 1 सीट, क्योंकि 7 सीटें थी तो 1 सीट चंडीगढ़ की कांग्रेस को दी गई थी। तो यूटी यूनियन टेरिटरी वाला फॉर्मूला लगा के ये 8 सीटें, चंडीगढ़ की 1 और दिल्ली की 7, उन पे 4-4 डिवाइड किया गया, और दिल्ली में 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी। हालांकि ये अलायंस कोई कमाल नहीं कर पाया, और 7 की 7 सीटें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीती थी। उसके बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को संकट छिड़ सकता है। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी कांग्रेस के 8 पार्षद मेयर चुनाव में शामिल नहीं हुए, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस ख़त्म होने का संकेत तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ी मजबूती मिलेगी, और आम आदमी पार्टी को इस पर सोचना चाहिए कि क्या उनको ये अलायंस है इसकी तरफ बढ़ना चाहिए या इसको ख़त्म करना चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो राजस्थान के बाई इलेक्शन से आई, और राजस्थान में जैसा कि कल मैंने आपको अपडेट दिया था कि वहाँ पर 7 विधानसभा सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन हो रहे थे, और उसमें एक है देवली उनियारा, और वहाँ पर हिंसा भड़क उठी क्योंकि एक गांव है वहाँ पर समरावता बेसिकली मीणाओं का गांव है, और उन्होंने टोटली बायकाट किया था वोटिंग का। लेकिन एसडीएम मौके पर पहुंचते हैं और उन्होंने आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला, एक टीचर और उनके पति के ऊपर दबाव बनाया और 3 वोटें डलवा दी। 800 वोटों का गांव था और वो उनके कुछ इश्यूज थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण वोटिंग का बायकाट कर रखा था। वहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मौजूद थे। वो तुरंत वोटिंग स्टेशन में घुसे और उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद जो वीडियो था, क्योंकि वहाँ पर 1-2 मीडिया वाले भी थे, पुलिस वाले भी थे, तो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। और उसके बाद जो समरावता गांव है वो
पुलिस की छावनी बन गया। शाम होते होते जो नरेश मीणा के समर्थक भी जमा होने लगे, पुलिस भी बहुत ज़्यादा आने लगी। फिर आपस में नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर झड़पें हुई और उस झड़प में बहुत सारे व्हीकल भी फूके गए हैं। वहाँ पर खूब आंसू गैस के गोले दागे गए। जो मीणा समुदाय है वो बेसिकली एक आदिवासी समुदाय है, तो आदिवासी समुदाय के लोगों के ऊपर ठीक ठाक पुलिस ने जबर किया। उसके बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई। कई पक्ष सामने आ रहे हैं कि जो एसडीएम है वो धक्के से वोट कैसे डलवा सकते हैं। ये भी एक बात है। किरोड़ी लाल मीणा वहाँ पर पहुंचे हुए थे। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला खड़ी होकर कहती है कि मेरे से ज़बरदस्ती एसडीएम ने वोट डलवाया, जबकि मैं वोट डालना नहीं चाहती थी। तो एक हिसाब से ये भी बात है कि लोकतंत्र में वोट डलवाने के लिए अधिकारी प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि और जबकि गांव वाले बायकाट कर रहे हैं। इसलिए ये खबर पूरे नेशनल मीडिया में चली है। वायलेंस, हालांकि इसके अलग एंगल दिए जा रहे हैं। इसमें नरेश मीणा और गांव वालों को थोड़ा सा विलन के तौर पर दिखाया जा रहा है और पुलिस को हीरो के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन हम सबको पता है कि असली कहानी क्या है, असली हीरो और असली विलन कौन है, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने फैक्ट्स रखे हैं उससे आपको क्लियर भी हो गया होगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में है। और दिल्ली में AQI 450 पार रहा और जो फोक स्मोक की जो मोटी थिक लेयर थी वो साफ देखने को मिली और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। और इसके अलावा बहुत मुश्किल समय NCR में इस समय बीत रहा है। इसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने एक ऑर्डर पास किया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं अब उनकी आगे की क्लासें ऑनलाइन क्लासें चलेंगी। और ये आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि अगला आदेश नहीं आ जाता, यानी कि अनिश्चित काल तक अब ऑनलाइन चलेंगी जब तक कि अगला आदेश नहीं आ जाता। कि कब तक, मेरे हिसाब से ये 1 महीना ऐसा है जब ये सब चलेगा। 1-2 बारिश हो जाएंगी उत्तर भारत में और खासकर हिमालयाज में बर्फबारी होगी। थोड़ा जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है और खासकर जो लाहौर वाला इलाका, अमृतसर वाला इलाका, इधर बारिश हो जाएगी तो कुछ चीज़ें कंट्रोल होंगी। दिल्ली में भी एक बारिश की ज़रूरत है। और जो कृत्रिम बारिश की बात हो रही है, जो आर्टिफिशियल रेन की जो बात हो रही है, वो भी अब इंडिया में लगातार डिबेट बनी हुई है क्या दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, यहाँ पर जो बारिश है वो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाए, तो इसको लेकर भी एक डिबेट है। खाली हाल दिल्ली का बुरा नहीं है, हाल तो बुरा चंडीगढ़ का भी है। 450 पार AQI। एशिया की क्लीनेस्ट सिटी का दावा करने वाला शहर चंडीगढ़ आज के टाइम पे एयर पोल्यूशन से जूझ रहा है। तो आप सोचें कि 450 जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सेम चंडीगढ़ का भी है। लोग कह रहे हैं कि हम 20-22 सिगरेट तो वैसे ही पी जा रहे हैं क्योंकि हवा में इतना जहर है, इतना धुआं है। तो ये एक मामला है और इसको लेकर काफ़ी बात हो रही है। जो चंडीगढ़ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, उनको एक मांग लिखी है कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी चंडीगढ़ के। उन्होंने कहा है कि आप कम से कम स्कूली बच्चों की छुट्टी करिए, उसके अलावा जो जो चीज़ें हो सकती हैं उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। और चंडीगढ़ का AQI 500 के आसपास पहुंच गया, 472 पहुंचा तो 500 के आसपास ही होगा। काफ़ी मतलब गंभीर स्थिति है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भी लोगों को, जो खासकर अस्थमैटिक लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर है वो भी इस एयर पोल्यूशन की वजह से अस्थमैटिक हो सकते हैं, उनमें ये बीमारी लग सकती है। तो काफ़ी सीरियस दिक्कतें हैं और इसी वजह से जो आर्टिफिशियल रेन है उसकी लगातार बात हो रही है। चंडीगढ़ में भी ज़रूरत है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, चंडीगढ़ में भी आर्टिफिशियल रेन की ज़रूरत लोगों को महसूस हो रही है। अगर 3-4 दिन के अंदर कोई बारिश जैसी चीज़ें नहीं हुई तो फिर काफ़ी मुश्किलें चंडीगढ़ में भी आपको देखने को मिलेंगी। इसी बीच एयर पोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को डांट फटकार लगाई है और कहा है कि पराली वाले मुद्दे पर आपके कर्मचारियों ने ठीक से काम नहीं किया और आपने उनके ऊपर ठीक से कार्रवाई नहीं की। और इसको लेकर हालांकि हरियाणा कह रहा है कि उन्होंने अपने 250 अधिकारियों के ऊपर इसके खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन अब इसके ऊपर कितनी सच्चाई है तो देखना होगा। हालांकि अगली जो तारीख सुनवाई है वो थोड़ी लंबी चलेगी और 16 दिसंबर को होगी, यानी कि 1 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में ये जो पोल्यूशन चल रहा है इसके ऊपर बात नहीं होगी। और मुझे लगता है कि इस पे ना एक कंक्रीट प्लान होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, पंजाब कुछ कह रहा है, हरियाणा कुछ कह रहा है, शहर कुछ और कह रहे हैं, गांव कुछ और कह रहे हैं, किसान कुछ और कह रहे हैं, अधिकारी कुछ और कह रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो सबसे ज़्यादा हवा को प्रदूषित करते हैं, उद्योगपति, कारखाने,
वो कुछ और कह रहे हैं, डीजल की गाड़ियों के मालिक कुछ और बात कह रहे हैं। सब अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं इसमें और सारे अलग अलग बातें कह रहे हैं, उनमें कोई मिलान नहीं है। तो एकजुटता जो होनी चाहिए समाज में, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे, सरकार के लेवल पे, एज ए अवेयर सिटीजन के नाते, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते, एज ए फार्मर होने के नाते, वो एकजुटता हमें दिख नहीं रही है। उस एकजुटता वो बनाई कैसे जाए, उसका सूत्रधार कौन हो, इसको लेकर भी लगातार मतलब डिबेट करने की ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। अगले साल अगर ऐसा ही रहा तो इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, पंजाब हरियाणा में आपको अस्थमेटिक पेशेंट ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर पंजाब के बाई इलेक्शंस के बारे में। और पंजाब में जो गिदड़बाहा सीट है वो काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मनप्रीत बादल और राजा वड़िंग, दो लोगों को, एक बीजेपी के नेता और एक कांग्रेस के नेता, दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। और राजा वड़िंग को घेरा था क्योंकि वो एक मस्जिद में जाके वोटें मांग रहे थे। मनप्रीत बादल को नोटिस भेजा था कि वो एक वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि वो नौकरी लगवा देंगे युवाओं को। दोनों ने जवाब दाखिल कर दिया है। राजा वड़िंग ने कह दिया है कि वो मस्जिद में वोट मांगने नहीं गए थे और मनप्रीत बादल ने दो गवाह पेश करके कहा है कि देख, ये दो लोग वहाँ पर मौजूद थे, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, वीडियो डॉक्टर्ड है। तो ये दो जवाब दाखिल किए हैं। लेकिन जो तीसरे कैंडिडेट हैं डिम्पी ढिल्लों आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी कर दिया है और शिकायत की है कांग्रेस के नेता राजा वड़िंग ने। राजा वड़िंग ने कहा है कि उनके खिलाफ गिदड़बाहा में पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें मनप्रीत बादल और राजा वड़िंग दोनों को एक पोस्टर में इकट्ठा उनका चेहरा रखा गया और दोनों के ऊपर ब्लैक जो इंक होती है उससे क्रॉस का साइन लगाया हुआ है, यानी कि नकारने का जो साइन होता है वो लगाया हुआ है। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब भी मांगा है और अब डिम्पी ढिल्लों को 24 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। देखते हैं कि वो क्या जवाब दाखिल करते हैं। लोगों का बहुत दिमाग गिदड़बाहा की सीट पे लगा हुआ है। तो और सब जानना चाहते हैं कि गिदड़बाहा सीट पे आखिरी टाइम तक, मतलब मैं सोशल मीडिया अट्रैक्शन भी देखता हूँ, सबसे ज़्यादा किसी सीट पे सोशल मीडिया अट्रैक्शन दिख रहा है तो वो गिदड़बाहा की सीट पर दिख रहा है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर पंजाब के किसानों के बारे में। आज जगरांव के डीसी दफ्तर का भी किसानों ने घेराव किया। मुद्दे कौन से? मुद्दे वही धान की स्लो उठान और डीएपी खाद की कमी। इसको लेकर किसानों ने आज जगरांव के दफ्तर का घेराव किया। मोटा मोटी 20 के आसपास धरने, बड़े धरने मैं कह रहा हूँ कि धान की खरीद के लिए और डीएपी खाद की कमी के खिलाफ पंजाब में चल रहे हैं। आपको पता है कि जो टोल टैक्स हैं उगराहा की जत्थेबंदी ने, बीके उगराह ने, वो फ्री करवा रखे हैं। और एक जगह राय के गांव में तो हम सबको पता है कि वायलेंस भी हो गया था जिसमें किसानों के ऊपर बठिंडा की पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था और वो विजुअल्स भी काफ़ी वायरल हुए थे। उसको लेकर वो पॉलिटिकल इशू भी बना। श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने उसको उठाया भी और उसके खिलाफ ट्वीट भी किया। तो चीज़ें चल रही हैं कि किसानों के मुद्दे पंजाब में लगातार लटके हुए हैं, खासकर धान की खरीद का और डीएपी खाद की कमी का। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर पास वाले सूबे हरियाणा से आई और हरियाणा के विधानसभा सेशन चल रहा है। इसको विंटर सेशन तो कैसे कहें, क्योंकि 2 या 3 दिन का सेशन है। अब तो उसको आगे के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। अब 19, हालांकि 3 दिन होना था, अब 4 दिन होगा। 19 नवंबर तक ये चलेगा, 18 तक स्थगित है। अब 18 को होगा और फिर उसके बाद 19 को होगा। आज जो सीएम नायब सिंह सैनी वो बोलने के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने कई मुद्दों को टच किया। सबसे पहले तो उन्होंने चुटकी काटी कि कांग्रेस बिना नेता विपक्ष के सदन में आ गई है। इसके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि असी बने ना बने तो की। उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में नायब सिंह सैनी का जवाब दिया और लोग कह रहे हैं कि अशोक अरोड़ा कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं। देखना होगा कि किनको बनाया जाता है। इसके अलावा एक जो बात मेरे दिमाग में छपी रहेगी वो बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक सुनील सांगवान की छपी रहेगी। उन्होंने कहा, जब बात चल रही, कांग्रेस पार्टी ईवीएम के ऊपर बात कर रही थी कि ईवीएम हैक कर ली, ईवीएम की मेहरबानी से आप जीत गए, इस किस्म की बातचीत हो रही थी, तो सुनील सांगवान खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप लोग चुनाव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक भावी सीएम घूम रहा था, उसके साथ 1000 थानेदार घूम रहे थे और वो 1000 थानेदार किल की मार थे।
पहले गुलाबी गैंग होती थी, अब किल्की मार गैंग घूम रही थी। उन्होंने इनडायरेक्टली दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर निशाना साधा। उनके जो समर्थक थे, उनके साथ जो नौजवानों की टीम घूम रही थी, उनको किल्की मार कहा। कि वो किल्की मारना होता है कि हुटिंग करने वाले कहा। इमेच्योर नौजवान थे और वो हर जगह हुटिंग कर देते थे, जिसके कारण उन माहौल बिगड़ा। ये सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान ने कही। सतपाल सांगवान चरखी दादरी के बड़े नेता रहे हैं, उनके बेटे अब बीजेपी से एमएलए बनकर आए हैं। ये वही जेलर हैं जिनके ऊपर ये भी आरोप लगा था कि इन्होंने गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल दी। तो उन्होंने जो बात कही, अब ठीक है गुरमीत राम रहीम का अपना मामला है, लेकिन सुनील सांगवान ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि वो बहुत मार्के की बात कही उन्होंने। और बिल्कुल एकदम भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि वहाँ पर सदन में मौजूद थे, उनके बेटे की एक हिसाब से कहें तो उनके कमज़ोर नस को दबाया। और उसके बाद काफ़ी गहमा गहमी भी हुई उसमें। कांग्रेस के जो विधायक थे, सीनियर विधायक हैं रघुवीर काद्यान, वो भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि समय का फेर है, बिल्ली के भाग्य से छिक्का टूट गया। यानी कि जो बिल्ली, पहले पुराने घरों में आपको पता होगा कि रोटियों को सेफ रखने के लिए ऊपर जो छत होती थी उससे एक छिक्का बंधा होता था रस्सियों से ऐसे गोल, और उस छिक्के में रोटियां रखी होती थी। तो बिल्ली उछल कूद कर रही होती थी, उस तक पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन भाग्य का फेर कई बार क्या होता था कि तुक्का लग जाता था बिल्ली का और वो छिक्का टूट जाता था और वो रोटी खा लेती थी। तो रघुवीर कादियार ने कहा कि भाग्य का फेर है, और बिल्ली के भाग्य से वो छिक्का टूट गया है। तो यानी कि बीजेपी सरकार तीसरी बार एक्सीडेंटली आ गई। खुद बीजेपी भी नहीं मान रही थी कि हरियाणा में बीजेपी आएगी, लेकिन कांग्रेस में बहुत सारी कमियां रही होंगी। इसके ऊपर कब हम पहले भी बात चुके हैं, आगे भी कभी किसी दिन बात करेंगे। और सभी सरप्राइज्ड हैं, पंजाब के वासियों, हरियाणा के वासियों और देश के लोगों कि हरियाणा में कैसे बीजेपी तीसरी बार आ गई। इसके लेकर काफ़ी लोग सरप्राइज्ड हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।